प्रधानमंत्री मोदी आज उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पहुंचेंगे, जहां 15 से 16 सितंबर को शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। एससीओ में चीन और रूस के बाद भारत सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए चौथा मौका है जब वो एक पूर्ण सदस्य के तौर पर इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है। ऐसे में एससीओ का यह सम्मेलन भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां चीन और पाकिस्तान के साथ रचनात्मक चर्चा में भारत शामिल हो सकता है और अपने सुरक्षा हितों को लेकर अपनी बात कह सकता है। आपको बता दें कि एससीओ बना तो था एशिया के नए आजाद हुए देशों के भविष्य की नई आशा देने के लिए, लेकिन इसमें जान तब आई जब 2017 में भारत इसका सदस्य बना। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। इस बार का शिखर सम्मेलन भारत के लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि भारत 2023 तक यानी कि 1 साल तक ग्रुप की अध्यक्षता करेगा। अगले साल भारत एससीओ समिट की मेजबानी करने वाला है, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान के नेता शामिल होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना भारत ने 2017 से शुरू किया और भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूएस्ट मेंबर है, ये कह सकते हैं। इस छोटे समय में हमने देखा है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश होता है, उसकी चर्चा होती है, रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात होती है, किस तरह से हम कई क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और उत्पीड़न जैसे मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के विधायक 14 सितंबर से 18 सितंबर तक लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग इलाकों में पुलिस ने रोक लिया और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। हालांकि अखिलेश के ऐलान के बाद से ही लखनऊ में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। विधानसभा के सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के चलते एसपी कार्यालय पर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर विक्रमादित्य मार्ग, जहां पर एसपी का कार्यालय है, उसे दोनों तरफ से बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी के विधायकों को घर में ही कैद करने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि 19 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और समाजवादी पार्टी सत्र में योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। कोई गेट नहीं खोल रहे, मैं सारे गेटों पर हो आया, 1 नंबर से जाओ, 2 नंबर से जाओ, यहाँ भी आया तो यहाँ भी ये फोर्स लगाए खड़े। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एमएलए को अंदर जाने से रोका जा रहा है। मैं अपने निजी काम से आया हूँ अंदर। नरेश जी, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, यहाँ पर पुलिस बाहर लगी है, कैसे हो पाएगा सपा का प्रोटेस्ट? रात 11 बजे से पूरा छावनी बना दिया और मैंने तो अपनी आंख का ऑपरेशन कराया अभी 5 दिन पहले, लेकिन यहाँ पुलिस के लोग आए, अभी सवेरे फिर आए, कहा कि आपको नहीं जान निकलना है। हमने क्यों? कि हमको ऊपर का आदेश है। हमने कहा आपको ऊपर का आदेश है, हमने आंख का ऑपरेशन भी कराया है, आप 11 बजे से यहाँ फोर्स लगाए, ये विधायक निवास है, यहाँ पर आप बिना परमिशन के आ रहे हैं, ये कौन सा भाई तरीका है? समाजवादी पार्टी ने अपना शांतिपूर्वक दमनकारी नीतियों के खिलाफ और किसानों की समस्याओं, नौजवानों की समस्या, महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, कानून व्यवस्था को लेकर के आज शांतिपूर्वक विधायकों का, चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रतिमा के नीचे धरने का कार्यक्रम कहा था। और यूपी से रुख करते हैं गोवा का, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को राज्य के 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए कमल का दामन थाम लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं वो हैं दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दिलीलाहा लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनेकर, अलेक्सिया और रुडोल्फ फर्नांडिस। तो एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में टूट का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं तो कांग्रेस के पास 11 विधायक थे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा करते हुए कहा था कि कांग्रेस के 8 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा
स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। Leaders of Congress, they have given a signal to the party that this Bharat Jodo Yatra is not going to bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-27 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी देने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लागू होने से पहले 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से 100% छूट मिलेगी। इसके बाद चौथे और 5वें साल में यह छूट 50% हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने के अगले 1 साल तक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीद पर सरकार की ओर से फैक्ट्री कीमत पर 15% यानी कि अधिकतम 5,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। दरअसल इस पॉलिसी का लक्ष्य पूरे राज्य के परिवहन को 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है। अगर ये नीति अमल में आती है तो इससे न सिर्फ राज्य को हजारों करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा, बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ईवी पॉलिसी 2022-27 के ड्राफ्ट के अनुसार इस नीति के अमल में आने से उत्तर प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश मिल सकते हैं। वहीं ये नीति 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी तैयार कर सकती है। और अब वो खबर बताते हैं जिसका संबंध हम आप सबसे है। गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। सरकार ने कारोबारी साइरस मिस्त्री की मौत के बाद इस कानून पर सख्ती शुरू कर दी है। हालांकि ये नियम 2019 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये और लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से अक्सर लोग पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट को नजरअंदाज कर देते थे। लोगों का यही रवैया अक्सर उनकी मौत का कारण बन जाता है और यही वजह है कि केंद्र सरकार अब इस दिशा में सख्त हो गई है। लेकिन अब अगर आप कार के पीछे की सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगानी ही होगी, क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपका चालान किया जाएगा। जी हां, पिछले दिनों केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। केंद्र सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया था। कार में सवार हर व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना और 2 व्हीलर सवार व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत जो कोई भी मोटर व्हीकल चलाता है या फिर यात्रियों को ले जाता है तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 1-1 हजार रुपए का चालान ही किया जाएगा। इस पर सख्त हो सकती है सरकार। अगर कार में 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसे भी सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर चालान वसूला जाएगा। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस अब जागरूकता अभियान चला रही है। दिल्ली के बाराखंबा इलाके में मैं हूं और इस समय आप देखेंगे तो बाकायदा दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के यहां पर जवान आपको नजर आ रहे होंगे। कृपया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट जरूर लगाएं। दिल्ली यातायात पुलिस इस प्रकार के पोस्टर्स लेके आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तमाम सिपाही अलग अलग जगह नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम अगले 10 से 12 दिन चलाया जाएगा। कुछ लोगों को अवेयर किया जाएगा, समझाया जाएगा कि सीट बेल्ट कितनी ज्यादा जरूरी है और जरूरत पड़ने पर चालान भी काटा जाएगा। कैमरा पर्सन हितेश के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। सोशल मीडिया पर एक टीचर और एक बच्चे का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में क्यूट सा बच्चा अपनी गलती के लिए टीचर से माफी मांग रहा है, लेकिन टीचर की नाराजगी दूर नहीं हो रही। लेकिन छोटा सा बच्चा लगातार कोशिश करता जा रहा है। बच्चा जब देखता है कि मैडम नहीं मान रही हैं तो वो उनके दोनों गाल पर बीच बीच में किस भी करता नजर आ रहा है। आखिर उसे सफलता मिल ही जाती है और इसके बाद उसकी टीचर भी उसे माफ कर देती है। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि वीडियो आखिर कहां का है, ये बच्चा कौन है, ये टीचर कौन है, किस स्कूल में है। तो आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है और इसमें दिख रही महिला टीचर का नाम विशाखा त्रिपाठी है। वो प्रयागराज की ही रहने वाली हैं। विशाखा पिछले करीब 1 साल से सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में पढ़ा रही हैं। वो वहां LKG स्टैंडर्ड की क्लास टीचर हैं।
और जब सोशल मीडिया पर टीचर और छोटे बच्चे का वीडियो काफी वायरल हो गया तो हमने वायरल वीडियो में प्रयागराज के एक निजी स्कूल की टीचर विशाखा त्रिपाठी से बात की। ये वही टीचर हैं जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं। ये तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाला था, वहां से सर ये वायरल हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था, जब लोगों की कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे कि विशाखा आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तब मैंने देखा कि अच्छा ये हुआ। फिर काफी अच्छा भी लगा कि लोगों ने काफी पसंद किया। अच्छी चीजों को लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोगों का रिएक्शन काफी अजीब भी रहा। मैंने देखा, कमेंट्स देखे, काफी अजीब अजीब कमेंट्स थे लोगों के। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज गंदगी ना फैलाएं, जो भी है अच्छा करें उसमें, और अगर अच्छी चीज है तो अच्छी चीजों को सपोर्ट करें। आज 14 सितंबर है और आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। करोड़ों लोगों की मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है। वैसे तो भाषाएं किसी दिवस की मोहताज नहीं होती, लेकिन अपनी भाषा से प्यार और लगाव जताने का एक दिन तो होना ही चाहिए। सो आज हिंदी से प्यार और रिश्ते को सहेजने का दिन है, हिंदी को धन्यवाद करने का दिन है, अपनी जड़ों को हिंदी से जोड़ने का दिन है। भारत में वर्तमान में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी हिंदी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। अच्छी खासी तादाद है हिंदी बोलने वालों की। इस विशाल संख्या के कारण ही हिंदी को दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम सब मिलकर प्राप्त करें। हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें निर्देश भी संविधान ने किया है। देशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नए संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे ठीक 5 बजे मुलाकात होगी। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।